हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। अब से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 को टारगेट करेगी। अभी इस ईयर 2023 में जो टीयर 2 का एग्जाम होने जा रहा है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम पास्ट कुछ साल के जो भी एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन हम लोग जान सकें। काफी सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर होंगे और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है इतने कम टाइम में वो हमें वहां से बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखना। जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ हर एक वीडियो को अच्छे से आप देखना, प्लस आप इनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड तक वीडियो देखिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का और हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके पूरा जो एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं क्वांट के, ऐसे हम 5 वीडियोस बनाएंगे 20 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो हमें एक शॉर्ट ट्रिक के साथ वहां पर आंसर करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी लर्निंग यहां से हमारी होगी और हम उस सबको अप्लाई कर पाएंगे अपने आने वाले टीयर 2 के एग्जाम में। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 90, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग BC एट D एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AC एट E। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इसमें बात करें तो ये एंगल ए है क्योंकि 90 बोला गया है राइट एंगल। लेट से ये बी है और ये है वर्टेक्स सी हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा है एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और वो मीट करता है बीसी लाइन पर एट पॉइंट डी। मतलब अगर मैं एडी को एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाता हूं, ये डी है तो ये जो डी है बीसी डी पर ये मीट कर रहा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। डीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एट ई। डीई एसी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, डीई एसी पर परपेंडिकुलर है। आपको दिया हुआ है ए बी 10, ओके, AC 15 और क्या पूछा है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ DE। आपको DE की लेंथ बतानी है, जो परपेंडिकुलर है उसकी आपको लेंथ बतानी है। देखो DE की लेंथ बताने के लिए अगर आपके पास ये एरिया आ जाता है ना ट्रायंगल ACD का एरिया, तो आप आराम से लेंथ बता पाएंगे। ACD का अगर आपके पास एरिया आ जाता है, ACD का एरिया कैसे निकालोगे? देखो AD एंगल बाइसेक्टर है। अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके कह सकता हूं DC रेशियो DB। DC रेशियो DB ये किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा AC रेशियो AB के बराबर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मैंने यूज किया सीधे सीधे। DC रेशियो DB, AC रेशियो AB। तो यहां से DC रेशियो DB कितना आ गया? DC रेशियो DB आ गया हमारे पास 15/10। 15/20 ये कितना आ जाएगा? 15/10 ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/2, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, DC रेशियो DB आ गया हमारे पास। अब इसका क्या हम यूज करेंगे? अब इससे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB के साथ, ADC और ADB का एरिया आप बता सकते हो यहां से। ये भी वही होगा जो DC रेशियो DB है, क्योंकि जब आप किसी ट्रायंगल के बेस को डिवाइड करते हैं तो उसका एरिया बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी ट्रायंगल के बेस को डिवाइड करते हो तो उस ट्रायंगल का एरिया उसके बेस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है और ये आ जाएगा हमारा 3/2। ओके, मतलब क्या है? ADC का एरिया 3K और ADB का एरिया 2K। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC के एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरे ट्रायंगल एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। हाफ इंटू बेस इसका 10 है और हाइट कितनी है? 15। ये आ गया 75। इसका एरिया 75 है। अब आपको चाहिए ADC का एरिया, तो ADC का एरिया कितना होगा? 3/2 है रेशियो। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 3/2। ठीक है, 3 रेशियो टू में डिवाइड करना है तो होगा 3/3।
3 + 2 टाइम्स ऑफ 75 और ये एरिया आ गया 45। एडीसी का एरिया 45 है, कहना इसे एडीसी का एरिया है हमारे पास हाफ इंटू AC 15 इंटू DE और एरिया कितना है 45, सीधे आप DE बता सकते हो, DE इज 6। तो DE की जो लेंथ है वो हमारी 6 आ जाएगी। ओके, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, A and B आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन A and B आर 4:5 and 1:2 respectively. If X liters of A is mixed with Y liters of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. What is X ratio Y? अगर आप ध्यान से देखें ये क्वेश्चन प्योर मिक्सचर एंड एलिगेशन का है और आप एलिगेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है। सीधा आप लिखोगे, एक आपके पास क्या है, सॉल्यूशन A है, दूसरा सॉल्यूशन B है। सॉल्यूशन A में वाटर एसिड का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वाटर कितना है 4/9, 4/9 टाइम्स वाटर है। इन सॉल्यूशन A वाटर कितना है 4/4 + 5 इज 4/9। सॉल्यूशन B में वाटर कितना है 1/1 + 2 इज 1/3। और अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं, रिजल्टेंट में वाटर कितना है 8:13 मींस 8/8 + 13 इज 8/21। ये रिजल्टेंट में वाटर है। अब मुझे बताना है कि इन दोनों A और B को किस रेशियो में मिक्स किया 8/21 बनाने के लिए, तो मैं ये रेशियो निकालूंगा एलिगेशन का यूज करके। 1/3 में से 8/21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/21, डिफरेंस लेने पर रेशियो, और 8/21 और 4/9 का जब आप डिफरेंस लोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, 21, 9, 63, 21 9 का एलसीएम 63, तो ये आ गया 63 और ऊपर क्या आ जाएगा 4, 9, 7 जा 4, सो 28 और 8 से 24 मीन्स 4/63। अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स होगा मीन्स 3:4 आ जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, एलिगेशन अप्लाई किया है, इनका डिफरेंस इधर आ जाएगा और इनका डिफरेंस इधर आ जाएगा। 1/3 8/21 का डिफरेंस आ गया 1/21 और 4/9 8/21 का डिफरेंस आ गया 4/63, दोनों का रेशियो निकाले तो 3/4। सीधे एलिगेशन का फॉर्मूला यूज किया, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3, A can do a piece of work in 15 days, okay? B is 25% more efficient than A and C is 40% more efficient than B. देखो 25% है और 40% है, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम यहाँ पर 100 की वैल्यू मान लेंगे, 100 में एफिशिएंसी मान लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ A, B एंड C, A, B एंड C, मैं मान लेता हूँ कि A की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी A की कितनी है 100 है। A 100 यूनिट्स काम कर देता है एक दिन में, ठीक है। तो B कितना करेगा, 25% ज्यादा, 25% मोर है, तो B करेगा 125 यूनिट्स। B एक दिन में कितना काम करेगा 125, और C कितना करेगा 40% मोर है ना, 40% कितना मतलब कितना होता है 2/5, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं 125 का 2/5 निकालता हूं तो आता है 50, मतलब C कितना आ जाएगा 175। 2/5 ऑफ 125, 125 का 2/5 कितना होगा 50, और 125 में 50 ऐड कर देंगे तो 175। मतलब A एक दिन में 100 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 125 और C एक दिन में 175 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसने कहा है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कैन आई से जो टोटल वर्क है, जो टोटल काम है, ये टोटल वर्क वो कितना है, उसको A 15 डेज में कर लेगा, मीन्स वो काम 1500 यूनिट्स है। टोटल वर्क 1500 है क्योंकि ए तो एक दिन में 100 यूनिट करता है, और अगर वो 15 डेज ले रहा है दैट मीन्स 1500 यूनिट्स का काम है। अब इसने कहा है कि ए एंड सी वर्क फॉर 3 डेज, ए एंड सी ने दोनों ने मिलकर 3 डेज तक काम किया, तो 3 डेज में कितना वर्क फिनिश हो गया, फिनिश्ड वर्क मैं कहता हूँ इसको, फिनिश्ड वर्क। ए एंड सी ने 3 दिन तक काम किया लगातार, तो ये फिनिश्ड वर्क कितना होगा, ए की एफिशिएंसी 100 है, सी की एफिशिएंसी 175, दोनों ने इस टोटल एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया, राइट। तो कितना आ जाएगा 100 3 जा 300 और 175 3 जा, सो 70 3 जा 525, राइट। सो 825 यूनिट्स इन्होंने काम कर दिया। अगर 1500 में से 825 हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क ये निकाल सकते हैं, रिमेनिंग वर्क हमारे पास आ जाएगा 1500 माइनस 825, सो ये आ जाएगा 675।
रिमेनिंग वर्क 675 है, पूछ रहा है क्वेश्चन में उसके बाद कि सी ने लीव कर दिया 3 दिन बाद, देन ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क ए और बी कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे? डेज। डेज कितना आ जाएगा? तो डेज होगा हमारा वर्क, रिमेनिंग वर्क अपॉन उनकी एब्सेंसी ए एंड बी की। ए की एब्सेंसी 100 है और बी की एब्सेंसी 125, तो 675 अपॉन 100 प्लस 125 इज 3 अवर आंसर। सो 3 डेज में ये फिनिश कर लेंगे ए एंड बी साथ मिलकर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 52 ईयर्स। अभी प्रेजेंट टाइम में फादर एंड सन की एज का सम कितना है? 52 ईयर्स है। ओके, 4 ईयर्स हैंस, 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा? फादर की एज भी 4 से बढ़ जाएगी और सन की एज भी 4 से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 4 साल बाद सन की जो एज है वो फादर की एज का 1/4 है। मैं कह देता हूं कि 4 साल बाद फादर की एज अगर 4x है तो सन की एज कितनी रहेगी? x। 4 साल बाद, राइट। अगर इनकी प्रेजेंट एज का सम 52 ईयर्स है तो कहना इसे 4 साल बाद जो इनकी एज का सम होगा 4x प्लस x वो हो जाएगा 52 प्लस 4 साल से फादर की एज बढ़ेगी और 4 साल से सन की एज बढ़ेगी, तो कहना इसे 5x हमारा कितना आ जाएगा? 60 के बराबर, मतलब x हमारा आ गया 12 के बराबर। इसका मतलब है 4 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई? 4 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई हमारे पास? 4 इंटू 12 48, और 4 साल बाद सन की एज कितनी होगी? 12। मीन्स प्रेजेंट एज कितनी है फादर की? फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 48 है 4 साल बाद, तो आज कितनी होगी? 48 माइनस 4 44, और सन की एज 4 साल बाद 12 है, तो आज कितनी होगी? 12 माइनस 4 इज 8। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सन और फादर की एज का रेशियो 10 साल बाद कितना होगा? सन अपॉन फादर, और 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ये कह रहा है कि 8 प्लस 10 का रेशियो किसके साथ? 44 प्लस 10 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 18/54 इज 1/3। सीधे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, राइट। क्या क्या हम लोगों ने 4 साल बाद फादर की एज को मान लिया 4x, तो सन की एज हो गई x। अब हमारे पास उनकी प्रेजेंट एज का सम 52 है, तो 4 साल बाद जो उनकी एज का सम होगा 60 होगा, क्योंकि 4 साल फादर की एज में ऐड हो जाएगा और 4 साल सन की एज में ऐड हो जाएगा, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 52 प्लस 4 प्लस 4। ये यहां से आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आ जाता है। क्वेश्चन 5 ये क्या कह रहा है? स्टडी द गिवन ग्राफ and answer the question that follows. Break up for distribution degree wise of the employees working in 5 departments in a company. एक कंपनी में 5 डिपार्टमेंट्स है A B C D E। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है कंपनी में 3000। डिपार्टमेंट ए में कितना है? 64.2 डिग्रीज। देखो पूरा जो डिग्री है 360 है, ये जो पूरा डिग्री है 360, और 360 डिग्री का मतलब है 3000 एम्प्लॉइज। यहां पर आप देखें अगर तो 360 डिग्री का मतलब क्या है? 3000 एम्प्लॉइज। दैट मीन्स 1 डिग्री का मतलब आप क्या बताओगे? 1 डिग्री का मतलब है 3000 अपॉन 360 एम्प्लॉइज, और ये कितना होगा? अगर आप इसको जीरो कैंसिल कर दें 300 अपॉन 36, और अगर आप 12 से इसको डिवाइड कर दें तो 12 25 ज़ा, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ा, राइट। 25/3। 1 डिग्री का मतलब क्या है? 25/3 एम्प्लॉइज। ओके, अब क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड सी exceeds the total number of employees working in department B and D by X. The value of X lies between A and C में कितना है? अगर मैं बात करूं A and C में कितना एम्प्लॉइज है, तो आप पहले डिग्री में बताओ इसको। A में है 64.2, C में है 72। 64.2 प्लस 72 इज 136.2, 136.2 डिग्रीज। और B एंड D में कितना है? B प्लस D में कितना है? डिग्रीज में ही बताएंगे अगेन। तो B में है 73.8 और D में है 57। 73.8 और 57 आ गया 130.8, 130.8। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो x की वैल्यू क्या होगी? इनका डिफरेंस 136.2, और उसमें से 130.8 निकाल देंगे तो आ जाएगा 5.4 डिग्री। आपको पता है कि 1 डिग्री कितना है? 1 डिग्री है 25/3, तो 5.3 डिग्री कितना होगा? 5.3 डिग्री हो जाएगा हमारा 5.4
इंटू 1 की वैल्यू कितनी है 25/3, राइट। ये आ जाएगा 45। अगर x हमारा 45 आया हुआ है तो किस रेंज में लाई कर रहा है, 44 से 52 की रेंज में। सीधे आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट साइड बीसी एट डी। ओके, एक ट्राइंगल है, क्या कह रहा है ये, एबीसी इज अ ट्राइंगल। ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट द साइड बीसी एट डी, ये डी पॉइंट है। ए का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इफ ए बी इज 12, ए सी इज 15, अगर ए बी 12 है ए सी 15 है तो आप कह सकते हो बी डी रेशियो डी सी सीधा आ जाएगा आपका बी डी रेशियो डी सी। ये वही होगा जो ए बी रेशियो ए सी है, मीन्स 12/15, और ये रेशियो आ गया हमारा 4/5। ओके, अब इसने कहा है कि बी सी की लेंथ 18 है। अगर बी सी की लेंथ 18 है तो आप बी डी की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बी डी कितना होगा, आप 18 को बताओ 4:5 में, तो 4/4 + 5 किसका, 18 का इंटू, ठीक है। ये आ जाएगा 18 इंटू 4/9 इज 8, तो बी डी की वैल्यू आ गई हमारी 8। सीधे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट यूज किया। Now, question 7 कहता है the height of a solid cylinder is 30 cm and the diameter of its base is 10 cm। हाइट दी हुई है आपको सिलेंडर की और उसका डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है, मीन्स उसका रेडियस ऑफ बेस कितना हो गया 5। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो गया 5। ओके, टू आइडेंटिकल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 cm and height 12 cm आर ड्रिल्ड आउट, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इस फिगर को ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जैसे एक सिलेंडर है, लेट से ये कोई सिलेंडर है, राइट। ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है, सॉलिड सिलेंडर है। इसकी हाइट 30 है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 30, और इसका जो बेस रेडियस ऑफ 5 है, बेस का जो रेडियस ऑफ 5 है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से दो कोनिकल होल्स ड्रिल किए, मतलब इस टाइप से ड्रिल करोगे आप, एक इधर से कर दिया और एक आपने इधर से कर दिया, ठीक है। ये कोनिकल होल क्योंकि उसका रेडियस ही 5 है, और ये कोनिकल होल, ये दोनों आपने ड्रिल आउट कर दिया, राइट। मतलब ये पोर्शन सिलेंडर का होल हो गया बेसिकली, ठीक है। आपको बताना है इस सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है हमारे पास, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सरफेस एरिया आपको बताना है। देखो, इसके सरफेस एरिया का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझो। इसके सरफेस एरिया का मतलब है एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो आप बताओगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। जो ओरिजिनल सिलेंडर था उसका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया वो कितना होता है 2πRh, तो 2πr और h है 30, ये तो हो गया हमारा 60, और r कितना है 5, सो 2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 30, ये तो आ गया हमारा 300 पाई, राइट। अब इससे अलग क्या है, इससे अलग कौन से एरिया की बात करें, तो इससे अलग हम लोग इस एरिया की भी तो बात करेंगे। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है एक्चुअल में, जब आप सॉलिड सिलेंडर में से ऐसे कोनिकल होल को ड्रिल आउट करोगे तो अंदर जो बचेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बचेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और ऐसा एक इस तरफ बच रहा है और एक बॉटम की तरफ बच रहा है, तो इसी में हम लोग 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऐड कर देंगे तो हमारे पूरे सॉलिड का एरिया आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, एरिया ऑफ कोन ये होता है πRL, πRL, राइट। L कैसे निकालोगे, L होता है हमारा √r² + h², L इज इक्वल टू √r कितना है 5² और h कितना है 12², तो L हमारा आ गया 13, दिया हुआ है ना इन्होंने। हाइट कितनी है 12 और रेडियस कितना है 5 कौन के लिए, तो πRL ये आ जाएगा हमारा 65 पाई। 2 कोन्स के लिए कितना आ गया, 2 होल्स के लिए 130 पाई। तो टोटल एरिया हमें चाहिए, टोटल एरिया बता सकते हैं 300 पाई ये था और 130 पाई ये है, सो 300 पाई प्लस 130 पाई, 300 पाई प्लस 130 पाई, ये आ गया हमारे पास 430 पाई, सीधे हम बोल सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन 1।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपी 123.4 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्योर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रुपी 108। अगर आप 123.4 में बेचते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, अगर आप 108 में बेचते हो तो आपको कुछ लॉस होगा। प्रॉफिट कितना है, अगर आप बात करो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है मेरे पास, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट। सीपी हमने मान लिया सीपी, ठीक है। और लॉस कितना होता है, लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस होगा हमारा सीपी माइनस 108। अगर हम 108 पे बेचते हैं तो लॉस होता है, और 123.4 पे बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, ऐसे लिख लेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% ज़्यादा है। 20% मोर का मतलब क्या होता है, 20% मोर के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है 6/5। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो 123.4 माइनस सी पी इज इक्वल टू 6/5 इंटू सी पी माइनस 108, ये कह सकते हो आप, सी पी माइनस 108, क्योंकि 20% मोर ये कह रहा है। 20% मोर मीन्स 6/5, ठीक है, 6/5 टाइम्स। 20% मोर के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है 6/5 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 12 5 जा 60 600 और 3 5 जा 15, 615.4 into 5 is 2, so 617 minus 5 CP is, ये कितना आएगा 6 CP माइनस ये आ जाएगा 648। अगर आप दोनों को ऐड करो 6 6 12 12 65 और 11, सो CP इज 12 65 by 11, 65 by 11। CP कितना आ गया, ये आ रहा है हमारा 115। अगर कॉस्ट प्राइस 115 आ गया, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आर्टिकल को आप 120.75 में बेचोगे, 0.75 में, तो उसका गेन या लॉस परसेंट बताओ। गेन परसेंट आएगा, ऑलरेडी गेन परसेंट ही आएगा क्योंकि CP 115 है और SP 120.75, तो गेन परसेंट आ जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, ठीक है। तो कितना परसेंट आ जाएगा 1, ठीक है, 5.75 डिवाइड बाई 115 इंटू 100, सो 115 का 5 टाइम्स होगा तो ये आ जाएगा 5%। 5% गेन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये बोर्ड मास पर बेस्ड है, देख के बता सकते हैं बोर्ड मास पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ 18 3 54, तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाई 54 इंटू 6, बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं करें, प्लस 21 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई, ओके, अब ये कह रहे हैं 9 ऑफ 3, 9 ऑफ 3 मीन्स 9 3 से 27, 27 इंटू 9। तो सबसे पहले हमने ऑफ को सोल्व किया, ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। अब हम सोल्व करें डिवाइड, जो भी डिवाइड है, सो 3 डिवाइड बाई 54 इज 1/18 इंटू 6 प्लस 21 इंटू 6/18 इज 1/3, 6/18, 6 को 18 से डिवाइड किया तो 1/3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 27 इज 1/9 एंड इंटू 9। अब हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास, तो मल्टीप्लीकेशन को 1/18 इंटू 6 इज 1/3, ठीक है, प्लस 21 इंटू 1/3 7, ओके, माइनस 3/2 प्लस 3 एंड माइनस 1/9 इंटू 9 इज 1, ठीक है, बोर्ड मास। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/3 प्लस 7 3 10 माइनस 1 9 प्लस 9 माइनस 3/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा 6 और ये बचेगा 2 प्लस 9 6 54 एंड माइनस 3 3 9, सो 54 माइनस 7 इज 47/6, सीधे हमारा ऑप्शन 4। ओके, नाउ क्वेश्चन 10 क्या कहता है, इफ 27 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन के बराबर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी, अगर आप ध्यान से देखा आपको इसकी वैल्यू पूछ गई है ए प्लस बी माइनस सी की।
आपको a प्लस बी माइनस सी अगर यहाँ से फाइंड करना है तो क्या कर सकते हो? देखो, एक तरीका है कि आप क्यूबिक जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब उसका कुछ यूज करो और दोनों तरफ एक जैसा एक्सप्रेशन यहाँ पर ले आओ। दूसरे तरीके की मैं बात करूंगा क्योंकि वो तरीका मैथमेटिकल हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। दूसरा तरीका जो कि एसएससी सीजीएल में आपको आंसर चाहिए तो आपको बहुत कम टाइम में आंसर चाहिए, तो दूसरा तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ए प्लस बी माइनस सी कैसे भी करके यहाँ पर कुछ आप ऐसा जुगाड़ करो, ए एंड बी की एक्स एंड वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करो कि यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी माइनस सी बन जाए। देखो, एक्स एंड वाई को ऐसा रखना है हमें कुछ कि ए प्लस बी माइनस सी बने, तो उसके लिए आप चाहो तो एक्स को 1 वाई को -1 पुट कर दो, या फिर एक्स को और क्या कर सकते हो, या फिर एक्स को -1 और वाई को 1, एक्स को -1 वाई को 1, ये आपकी चॉइस है। जैसे सपोज आपने एक्स को 1 पुट किया और वाई को -1, अगर आपने x को 1 पुट किया और y को -1, तो क्या रिजल्ट बनेगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा 27 इंटू 1 - 1 का क्यूब, वो तो 0 बन जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इस चीज में। -8 ये बनेगा 1 -1 इज 1, -1 इज +1 बेसिकली, और इसका क्यूब इज इक्वल टू, ये कह रहा है x प्लस 5y, x प्लस 5y का मतलब क्या हुआ 1 - 5, ठीक है। और बाकी इधर क्या बना है ये ध्यान देना हमें, a इंटू 1 का स्क्वायर इज a प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर इज प्लस b और माइनस c, तो a प्लस बी माइनस सी जिसकी वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, a प्लस बी माइनस सी। अब अगर आप इसको सोल्व करें 27 इंटू 1 - 1 क्यूब तो 0 हो गया, -8 इंटू 2 क्यूब इज 8, 8 8 64, तो -64 इज इक्वल टू -4 इंटू a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया। अब यहां से आप सीधे कह पाओगे कि a प्लस बी माइनस सी कितना है 16, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 16। अगर ये वैल्यू नहीं पुट की होती और हमने x को -1 और y को 1 रखा होता ये वैल्यू, तो इससे भी देख सकते हैं, इससे क्या होता है 27 इंटू -1 + 1 0 हो जाता है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, तो वापस से मेरे पास ये बचता -8 इंटू -1 और -1, तो -2 का क्यूब, -1 का होल क्यूब, और RHS में क्या आता है x प्लस 5y, x हमारा -1 है और प्लस 5y, ठीक है, x हमारा -1 है और y कितना है +5y है, राइट, +5y, तो -1 + 5, और बाकी a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, वही बचा है। अब देखो -8 और ये -2 का क्यूब है, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -2 का क्यूब होगा हमारे पास -8, एंड -8 इंटू -8 कितना बनेगा 64, तो LHS 64 इज इक्वल टू -1 + 5 इज 4 इंटू a प्लस बी माइनस सी, और ये हमारा वापस से a प्लस बी माइनस सी कितना बन जाएगा, a प्लस बी माइनस सी वापस हमारा आ गया 16। तो हम x को 1 पुट करें, y को -1, या फिर x को -1 और y को 1, दोनों केस में बराबर हमारा आंसर आएगा 16। ओके, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। 45/53 इज इक्वल टू 1/a प्लस समथिंग, कुछ कुछ दिया हुआ हमें एक्सप्रेशन, उसने एक चीज यहाँ पर लिखा है, एक स्टेटमेंट कि a b एंड c आर पॉजिटिव इंटीजर्स मींस नेचुरल नंबर्स, a b एंड c आर नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a - b + 3c। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करने वाले बेसिकली। 45/53 अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज को, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि a + 1/b + 1/c - 2/5, ये किसके बराबर है, ये हमारा 53/45 के बराबर। और 53/45 अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, इसको 1 प्लस, राइट, आप इसको क्या लिखोगे, 53 को 45 से डिवाइड कर दो पहले, तो 53 को अगर आप 45 से डिवाइड करो तो 1 टाइम डिवाइड होगा, राइट, 45 इंटू 1 इज 45, 8 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको आप लिखो 1 + 8/45, आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। ओके, कैन आई से a इज 1, इसका मतलब क्या हो, a हमारा 1 है। ओके, a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1।
अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह देता हूं कि ये जो हमारा रिजल्ट लिखा हुआ है किसके बराबर है, वो है हमारा 8/45 के बराबर। तो अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं हम लोग यहां से कि 1/b प्लस 1/c-2/5 ये किसके बराबर है, 8/45 के। ठीक है, तो यहां से आप कह दो कि b प्लस 1/c-2/5 ये किसके बराबर है, उसको उल्टा कर देते हैं, 45/8 के बराबर। और अगर ये 45/8 के बराबर है, डिवाइड करो, 8 5 सा 40 और 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 + 5/8 के बराबर ये आ गया। 8 से 45 को डिवाइड किया है तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, बाकी रिमाइंडर बचा 5। अब देखो b कितना है हमारा 5, राइट। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू आ गई 5। अब बात करते हैं c की। तो यहां से आप कह सकते हो, इसके बाद आप क्या कह पाओगे कि 1/c-2/5 ये किसके बराबर है, ये 5/8 के बराबर, राइट। तो आप क्या कह सकते हो कि c-2/5 8/5 के बराबर है, 8/5 के बराबर। तो यहां से आप c कितना कह सकते हो, c इज 2/5 प्लस 8/5 इज 10/5 मीन c इज 2। अगर हमारे पास a 1 है, b 5 है और c 2 है, तो क्या हम लोग इसका नंबर बता सकते हैं कितना आएगा, 4a माइनस बी प्लस 3c। तो 4a माइनस बी प्लस 3c माइनस बी प्लस 3c, 4a is 4 minus b is -5 and plus 3c is 6। so 4 6 10 minus 5 is 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन 12 क्या कहता है, रेमी अर्न्स a profit of 20% on selling an article at a certain price. if she sells the article for ₹8 more, she will gain 30%। उसका प्रॉफिट 20% से 30% हो जाएगा अगर वो सेलिंग प्राइस को 8 रुपए ज्यादा रखती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 8 रुपीज उसने ज्यादा रखा उससे प्रॉफिट 10% बढ़ा। देखो, जो प्रॉफिट होता है हमारा वो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। अगर मैं कहता हूं कि प्रॉफिट इज 10%, तो वो 10% कॉस्ट प्राइस का है। इसका मतलब क्या है कि जो 30% प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट बेसिकली 30% वो किसका है, कॉस्ट प्राइस का, और 20% प्रॉफिट ये भी कॉस्ट प्राइस का है, -20% ऑफ सीपी। ये कितना है हमारा, 8 रुपीज के बराबर, राइट। देखो, बाद में प्रॉफिट कितना हुआ है, 30 रुपीज ऑफ सीपी, 30% ऑफ सीपी। और पहले प्रॉफिट कितना था, 20% ऑफ सीपी। ये कह रहा है कि 8 रुपीज ज्यादा में अगर सेल करते हैं तो ऐसा सिनेरियो होगा, तो उसका प्रॉफिट 30% हो जाएगा 20% की जगह। तो आप कह सकते हो कि 10% ऑफ सीपी कितना है, 8। तो सीपी कितना है, 80। अगर सीपी 80 है, इसने पूछा है कि ऐसे 16 आर्टिकल्स का सीपी कितना होगा टोटल, तो 16 इंटू 80 कर दो, 12 80 आ गया, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन 13, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 12। व्हाट इज इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। आपको कैसे भी करके एल निकालना है, एच दिया हुआ है, हाइट यहां से निकाल लो। बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो जो राइट सर्कुलर कोन है उसका बेस सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया हमारा 81 पाई। अगर पाई आर स्क्वायर 81 पाई है तो आर स्क्वायर 81 आ गया, तो आर हमारा कितना आ गया, 9। अगर आर आप 9 जानते हो तो एल कैसे निकालोगे, एल होगा हमारा √h² प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 9 स्क्वायर कर दो और h स्क्वायर 12 स्क्वायर कर दो, 9 12 का स्क्वायर आ गया 15। तो स्लांट हाइट एल हमारा 15 आ गया। पाई आर एल आप कैलकुलेट कर लो, पाई इंटू आर 9 है और एल 15 है, तो 135 पाई, ऑप्शन 2। ओके, क्वेश्चन 14, अब इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन 14 को, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट्स फेल्ड। एक स्कूल एक्स है, उसमें कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, फेल्ड 30%। स्कूल एक्स से कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, 30%। अब ये कह रहा है 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जाम फ्रॉम स्कूल वाई। अब ये कह रहा है कि एक दूसरा स्कूल वाई है, वाई से कितने लोग अपीयर हुए हैं एक्स के कंपैरिजन में 150% ज्यादा। मतलब मैं कह देता हूं कि अगर एक्स से
100 लोग अपियर हुए हैं तो वाई से 250 अपियर हुए हैं। 150% ज़्यादा। अगर 100 है तो उसका 150% हुआ 150, तो 100 से 150 ज़्यादा मीन्स 250। तो वाई से जो अपियर हुए वो हुए 250। ठीक है, रेशियो की टर्म्स में 100:250, तो 2:5। बेसिकली जो अपियर हुए हैं 2:5 में अपियर हुए हैं। ओके, एक्स से फेल हुए 30%। अब आगे कह रहा है कि इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास्ट, अगर एक्स एंड वाई दोनों का कंबाइन करके पास्ट 80% है तो दोनों का कंबाइन करके फेल्ड कितना है 20%। दोनों को कंबाइन करके पास्ट 80% है तो फेल्ड कितना है 20%। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई, इसको मैं मान लेता हूं y%। तो आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। वेटेड एवरेज 100 और 250 मीन्स 2:5, 2 का 30%, 5 का y%, दोनों का कंबाइन 20%। 20% ये कहाँ से आया, 80% अगर पास हुए हैं तो 20% फेल है ना। 100 होता है टोटल, 80 पास 20 फेल। तो अब आप कह पाओगे कि 2 × 30 वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के 2 × 30 प्लस 5 × y डिवाइड बाई 2 + 5, वेटेड एवरेज इज जो भी एवरेज है 20% मीन्स 20। तो यहां से आप कह सकते हो 60 + 5y प्लस 5y किसके बराबर है, ये 140 के। मीन्स 5y किसके बराबर है 80 के, और अगर 5y 80 है तो y कितना आ गया 16। सीधे आंसर ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन 15। Surekha borrowed a sum of money and returned it in 2 equal annual installments of ₹5547। उसके ने जो रिटर्न किया वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न किया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 7 and 1/2% कंपाउंडेड ईयरली, देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हर वॉज। ठीक है, देखो 7.5% इंटरेस्ट रेट है, तो पहले तो आप 1+r% ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। 1 + 7.5%, 1 + 7.5 कितना होता है 3/40, 1 + 3/40, तो आ गया हमारा 43/40। देखो 7.5% 3/40 कैसा आया, क्योंकि 15% कितना होता है 3/20। अगर 15% 3/20 है तो 3/20 का हाफ कितना होगा 3/40। ठीक है, 43/40 आ गया है। अब अगर हम देखें तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है, आपको इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, आपने कितना सम बोरो किया होगा, अगर मैं उसको पी मानता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5547 डिवाइड बाई 1+r%, राइट, प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5547 डिवाइड बाई 1+r% का स्क्वायर। देखो मैं इसको 1+r% लिखूं या 1+r/100 लिखूं, एक ही बात है। 1+r%, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1+r/100, एक ही बात है। परसेंट का मतलब ही क्या होता है 1/100, तो उसमें बिल्कुल डाउट मत करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5547 डिवाइड बाई 43/40, और ये आएगा 5547 डिवाइड बाई 43/40 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है। आप 43 से इसको डिवाइड करो, राइट। आप 43 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 43 × 1 = 43, राइट, और 1 2 4, सो 43 2 = 86, राइट। अब 14 24 38 387, 43 9 = 387 इंटू 40, यह आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, अब तो हम लोग जान गए हैं कि 129 आता है 43 से डिवाइड करने पर, और 129 खुद में 43 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 3, और 3 इंटू 40 का स्क्वायर कितना बनेगा 1600, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 129 का ट्वाइस होगा 258, और उसका ट्वाइस होगा 5160, 5160 प्लस ये कितना आ जाएगा 4800, सो 9960,
ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, जो सम बोरो किया था वो 9960 है, बट पे कितना किया 5547, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया, वही तो इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट तो वही होगा ना जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे किए और उसमें से जो सम बोरो किया था उसको माइनस कर देंगे। तो अब आप बताओगे जो टोटल इंटरेस्ट पेड है वो कितना है, 5547 प्लस 5547, ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे किए और इसमें से टोटल सम निकाल दो 9960। तो ये कितना आ जाएगा, 5547 प्लस 5547 1100 और 47 47 94, 1194 माइनस 9960, ये आ गया 1134। ठीक है, ऑप्शन 4। नाउ in triangle PQR, O is the incenter and angle P is 42. What is the measure of angle QOR? अगर आप ध्यान से देखें, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। ये कह रहा है कि O इन सेंटर है, O इज द इन सेंटर, O इज इन सेंटर, और आपको एंगल QOR बताना है, जबकि एंगल P आपको बता दिया उसने, एंगल P आपको बता दिया उसने 42 है। देखो अगर ये इन सेंटर है तो एंगल QOR और एंगल P में क्या रिलेशन होता है, एंगल QOR होता है हमारा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल P, एंगल P बाई 2। सीधे आंसर आ जाएगा 90 प्लस 42 बाई 2, 90 प्लस 21 इज 111। कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ऑप्शन 3 सीधे मार्क करेंगे। क्वेश्चन 17, ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर। ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सोल्ड इट टू सी एट 30% प्रॉफिट, बी ने सी को बेचा 30% प्रॉफिट पर, एंड सी सोल्ड टू डी एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ बीज प्रॉफिट इज ₹80 मोर देन दैट ऑफ ए, देन डी बॉट इट। आपको डी का कॉस्ट प्राइस बताना है और उसने इंफॉर्मेशन क्या दे दी है कि जो बी का प्रॉफिट है वो 80 रुपीज ज्यादा है ए के प्रॉफिट से। ए का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो ए सोल्ड अ वॉच टू बी, अगर मैं मान लूं कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 120, क्योंकि ए ने बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा, बी ने सी को बेचा 30% प्रॉफिट पर, तो सी का कॉस्ट प्राइस हुआ 156, राइट। सी का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 156, क्यों, क्योंकि बी ने सी को 30% प्रॉफिट पर बेचा और 30% 120 का कितना आएगा 36 आएगा, 30% ऑफ 120 ये आएगा 36। कैन आई से ए का प्रॉफिट है 20, ए का प्रॉफिट है 20 पॉइंट्स और बी का प्रॉफिट है 120 156 का डिफरेंस 36 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि जो बी का प्रॉफिट है ए के प्रॉफिट से 80 रुपीज ज़्यादा है। कैन आई से 36 रेशियो पॉइंट्स माइनस 20 रेशियो पॉइंट्स, 36 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 80 रुपीज़, तो 16 पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है 80 रुपीज़, मीन्स 1 पॉइंट का डिफरेंस कितना है 5, 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है। अब अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है, क्या आप सी का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 156 इंटू 5, 156 इंटू 5 और यह आता है 780। अगर सी का कॉस्ट प्राइस 780 है तो डी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, सी ने डी को 10% लॉस पर बेचा है, तो डी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 9/10 ऑफ दिस 780, 10% लेस कर दो, 780 में से 78 माइनस कर दो तो 702 आ जाएगा, 702, ऑप्शन 4। ओके, क्वेश्चन 18, study the given graph and answer the question that follows. Revenue and expenditure in crores of a company XYZ from 2014 से 2019। 2014 में रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, 2015 में कंपनी का रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर है, ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहा है इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू 33 1/3% मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो इस पीरियड में एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है कंपनी का, एवरेज निकाल दो टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितना है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 130 है, इधर 150 175 200 165 170, तो टोटल कर लो इसका 130, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए 130 प्लस 150, ठीक है,
प्लस 175 प्लस 200 प्लस 165 एंड प्लस 170। ये सारा आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ रहा है 130 150 इज 280 और 175 इज 455 और 200 इज 655 और 165 और 170। सो 16 17 33 650 73 335। तो ये आएगा 990 और 990 डिवाइड बाई 6 सो 330 165 आ जाएगा। एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 165। ये कह रहा है कि रेवेन्यू किस ईयर में एवरेज एक्सपेंडिचर से 33 1/3% ज़्यादा है। मतलब रेवेन्यू किस ईयर में एवरेज एक्सपेंडिचर का 4/3 टाइम्स है। 33 1/3% मोर का मतलब होता है 4/3 टाइम्स ऑफ 165, तो आता है 220। अब बता दो कि रेवेन्यू 220 कौन से ईयर में है। तो ऑब्जर्व करो 220 यहां पर है, कौन सा ईयर है 2018, वही हमारा आंसर। ओके, बेसिक क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 19 ये कह रहा है ऑलरेडी ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, प्रीवियस एक क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी एंड ई। बी में टोटल एम्प्लॉइज कितना है 73.8। डिग्री में ही सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमें बताना है कि 73.8 जो है हमारे पास वो डी एंड ई। डी कितना है 57, ई कितना है 93। 57 प्लस 93, ये 57 प्लस 93 का कितना परसेंट है इंटू 100। सीधे बता दो आंसर आ जाएगा, राइट, यहीं से। तो 73.8 और 57 प्लस 93 इज 150। 73.8 150 का कितना परसेंट है, राइट। देखो अगर ये 75 होता तो 75 150 का 50% होता। ये उससे कितना लेस है 1.2 लेस। 1.2 150 का 0.8% है, तो 50% से 0.8% लेस ये नंबर आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं कि 150 का 75 कितना परसेंट है। 75 150 का हमारा 50% है, लेकिन ये नंबर 75 से 1.2 कम है। 1.2 150 का कितना परसेंट है 0.8, तो 50% का 0.8 कम, तो 49.2 बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन 20, रिशु सेव्स x% ऑफ हर इनकम। ठीक है, if her income increases by 26%, expenditure increases by 20%, then her savings increase by 50%. What is the value of x? बताओ, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। हम लोग जानते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मान लेते उसकी इनकम 100 है, 100 थी। उसने कहा कि रेशियो सेव्स x% ऑफ हर इनकम। 100 का x% कितना होगा x, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100 माइनस एक्स। बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 26% से, तो इनकम हो गई उसकी 126। एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज होगा 20% से। अगर एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हुआ तो उसको आप क्या लिखोगे 20% का इंक्रीमेंट 100 माइनस एक्स में, तो हो गया 120 माइनस 1.2x 1.2x। ठीक है, इसमें एक्सपेंडिचर जो पहले था उसमें 20% का इंक्रीज हो गया, ये आ गया। और सेविंग्स इंक्रीज हुई है 50% से, तो x और 50% इंक्रीज, तो मीन्स 1.5x। तो अब आप कह सकते हो कि जो न्यू सेविंग्स आई हैं 1.5x वाली जो न्यू सेविंग्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के बराबर। 126 माइनस 120 माइनस 1.2x के, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के बराबर ये होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो ये आ रहा है 0.3x 6 के बराबर, तो x हमारा 20 के बराबर, सीधे आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमारा x कितना आ जाएगा 20%, x की वैल्यू 20। ओके गाइज, तो 20 क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज में। जितने भी वीडियोज यहाँ पर अपलोड होंगे, हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के CGL Tier 2 से। ओके, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस और जो भी इनका सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया वो सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। प्लस कोई भी आपको डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलकर आप सब्सक्राइब करा सकते हैं, और जो भी इसकी तैयारी करें उन लोगों को आप इस चैनल को पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू सो मच।